So welcome back to my physics class. This is Sonali and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, currently we are dealing with a wave optics in which we are using a Huygens wave theory to explain all optical phenomena. So बच्चों, in the last class I have introduced one of the optical phenomena, और optical phenomena नहीं कह सकते हम, एक just phenomena हमने introduce किया है wave oriented phenomena जिसे हमने कहा था interference, right? So interference से related सारे basics हमने लास्ट क्लास में क्लियर करवाए हैं. तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए सो दैट आपको आज का इंटरफेरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो आज हमें एज द नेम ऑफ चैप्टर इटसेल्फ इज अ वेव ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ लाइट. सो हमें और कोई इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटरेस्ट नहीं है. हमें कौन सा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए जो लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस की वजह से क्रिएट होगा, और लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस के वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया. द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज थॉमस यंग्स इन द ईयर 1801. So he has designed one experimental setup in a lab to create the interference pattern because of interference of light waves, and that particular experiment is called as a Young's double slit experiment. ठीक है. सो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यंग्स का इंटरफेरेंस में, क्योंकि पहला इंटरफेरेंस पैटर्न उन्होंने ही फॉर्म किया था स्क्रीन के ऊपर. ओके. सो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज किया था उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी थियोरी, कैसे वो वर्क करता है, फिर उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ हमें आज के इस क्लास में स्टडी करना है. पूरा लेक्चर जो है, पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है. So you need to watch the lecture till end in order to understand the whole concept of interference. Clear? So now let's see the experimental setup of a Young's. He has used one source of light. This is called as a primary light source. इसे हम कहेंगे primary source of light. अब टाइम सेव करने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी हुई है. सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये अराइज होना चाहिए. क्वेश्चन अराइज होते हैं ना, क्योंकि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चन अराइज होने ही चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये अराइज होना चाहिए कि यंग्स एक्सपेरिमेंट ठीक है, बट व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों कहा होगा इसे? क्वेश्चन अराइज हुआ नहीं हुआ? देखो इसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है. सो दिस इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ये सब कुछ आपको पता है. ठीक है. सो this is a primary source of light, and this because you are concerned with the optical interference, so of course you need a source of light. So बच्चों, इंटरफेरेंस कब होता है? जब एक से ज़्यादा लाइट वेव्स इंटरफेयर होती है. तो अगर आपको एक से ज़्यादा लाइट वेव्स चाहिए तो आपको क्या लगेंगे? आपको एक से ज़्यादा लाइट सोर्सेस लगेंगे जिसमें से लाइट वेव्स एमिट होगी और उसके बाद वो इंटरफेयर होगी. सो सबसे पहली कंडीशन अगर आप कोई फॉलो करोगे while observing or creating an interference pattern, जो लाइट वेव्स, जो सोर्स आपको चाहिए जिससे लाइट वेव्स एमिट होंगे, इट शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस. अब कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी है, बट डेफिनेशन पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ. कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे लाइट सोर्स जिससे जो लाइट एमिट होगा इट विल हैव अ सेम फ्रिक्वेंसी. मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेस, अगर दो सोर्सेस आपके पास है, दोनों में से एमिट होने वाला लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और वो दोनों लाइट वेव्स अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस शेयर करेंगे, कांस्टेंट फेज रिलेशन शेयर करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, एंड दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस टू बी फॉर्म. इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे इन जनरल भी डेली लाइफ में कितने सारे लाइट सोर्सेस है. ट्यूब लाइट है, बल्ब है, सन है. ठीक है. सबसे लाइट एमिट होता है. हर लाइट अगर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होने लगा तो हमें तो हर जगह इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, बट दिखता है? नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट सोर्स से जो लाइट एमिट हो रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस, फेज रिलेशन सेम नहीं होता. करके अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करना है तो आपको जो सोर्सेस चाहिए लाइट के, इट शुड बी कोहेरेंट. इट शुड बी कोहेरेंट मीन इट शुड हैव अ द लाइट जो भी इमिट होगा उन सोर्सेस से, इट शुड हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ठीक है. तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखो. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा विच विल बी ऑब्जर्वेबल फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट यू हैव टू फॉलो. अब सेकेंड कंडीशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट आपको पता है,
तो हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहीं पे क्यों नहीं दो सोर्सेस यूज कर लिए जिससे लाइट वेव्स एमिट हो गए, इंटरफेयर हो गए, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। बच्चों ये जो यूज किया ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। अगर आप दो प्राइमरी सोर्स यूज करोगे लाइट के, वो भले ही कोहेरेंट हो, या फिर दो प्राइमरी सोर्सेज अगर आप लाइट के यूज करोगे, उससे जो लाइट एमिट होगा उनकी फ्रीक्वेंसी भले ही सेम हो सकती है, बट उनका जो फेज रिलेशन है वो सेम नहीं हो सकता। और करके in order to create the interference pattern, no doubt you want a coherent sources, but you want secondary source of light, secondary source of light, okay। अब आपको पता है सेकेंडरी सोर्स कहाँ से फॉर्म होता है, प्राइमरी सोर्स से फॉर्म होता है। और इसके वजह से यंग्स ने भी अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट यूज किया, and this source of light is placed at the focus of a convex lens. You can see this is a convex lens. ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, ये पूरा जो भी मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, ओके। सो दिस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सो दैट यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगा इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस लाइट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब आगे की स्टोरी देखो, क्या कहा, अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो आपको वेव्स को इंटरफेयर करना है, लाइट वेव्स को, और लाइट वेव्स को इंटरफेयर करना है तो दो सोर्सेस चाहिए जो कोहेरेंट होने चाहिए, बट इट शुड बी अ सेकेंडरी सोर्सेस। तो ये प्राइमरी सोर्स यूज किया यंग्स ने, हमने नहीं, ठीक है। ये कहाँ पे प्लेस किया है, एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सो दैट यहाँ से जो लाइट एमिट होगा इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट। अब आप देख सकते हो, जस्ट कंसिडर इट एज अ कार्डबोर्ड, और ये जो दो है दिस आर कॉल्ड एज अ स्लिट्स, दिस आर कॉल्ड एज अ स्लिट्स। तो यहाँ पे S1 एंड S2 जो है ये है स्लिट्स। स्लिट्स मतलब होता है नैरो अपर्चर, नैरो अपर्चर, अपर्चर मतलब ओपनिंग, नैरो ओपनिंग। तो बच्चों क्या होगा, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये देखो यहाँ पे ये लाइट जब ऐसे पास होके इस कार्डबोर्ड पे, कंसिडर इट एज अ कार्डबोर्ड विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, 3 डायमेंशनल डायग्राम है ये, ठीक है। ये कार्डबोर्ड इस तरह से रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे दो स्मॉल अपर्चर हमने फॉर्म किए हैं, नैरो ओपनिंग्स है, मतलब ऐसा कार्डबोर्ड अगर आपके पास है तो उसको ऐसे दो कट्स कर दो, दो कट्स जो कि बहुत नैरो होने चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट यहाँ से आके इस कार्डबोर्ड पे इंसिडेंट होगा तो ये बचा हुआ पूरा पोर्शन तो ओपेक है जहाँ से लाइट आगे पास नहीं हो सकता, बट यहाँ पे दो स्लिट्स है विच इज नथिंग बट द नैरो ओपनिंग्स, नैरो अपर्चर, तो यहाँ से लाइट आगे पास होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस टू स्लिट्स S1 एंड S2 इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, बिकॉज प्राइमरी सोर्स तो ये है। और यहाँ से जब लाइट आगे गया, जब इस कार्डबोर्ड पे इंसिडेंट हुआ, तो अब क्या हो रहा है, अब लाइट सिर्फ इस अपर्चर से, स्लिट से आगे पास हो रहा है। अब लाइट अगर यहाँ से आगे पास हो रहा है so obviously it will act as a source of light, but it is not a primary source। ये लाइट, यहाँ पे लाइट कहाँ से आया, इस सोर्स से, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गए दो सेकेंडरी सोर्सेस, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन दैट यू हैव टू फॉलो इज दिस टू सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेस should be placed equidistant from this primary source, so that जितना टाइम लाइट यहाँ से यहाँ रीच होने में लेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ रीच होने में लेगा। इसे आपको 3D में इमेजिन करना है, ये कार्डबोर्ड ऐसे प्लेस किया है, ठीक है। यहाँ पे ये दो ओपनिंग्स है, सो ऑब्वियसली लाइट विल टेक अ सेम टाइम टू रीच बोथ दी slits, so these two slits will act as a secondary source of light which is coherent sources। so यहाँ से लाइट आगे पास होगा, and this is screen, ये जो है ये क्या है, ये है स्क्रीन। अब स्क्रीन पे जब लाइट इंसिडेंट होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, अगर हम लाइट का रे ऑप्टिक्स फॉलो करते हुए लाइट का अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फॉलो करें तो देखो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपेक पोर्शन है, राइट। सो यहाँ से लाइट अगर आगे पास ही नहीं हो रहा है तो स्क्रीन के भी सेंटर में आपको डार्क बैंड मिलना चाहिए, है ना, शैडो मिलनी चाहिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हमने यही स्टडी किया है कि जहाँ से लाइट पास नहीं होगा वहाँ पे शैडो फॉर्म होगी, जहाँ से लाइट पास होगा वहाँ पे इल्यूमिनेंस मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे बच्चों ओपेक पोर्शन है, ये जो है ये ओपेक पोर्शन है, ये बीच का, ये इतनी सिर्फ स्लिट्स है, ये इतनी सिर्फ ओपनिंग है, तो यहाँ का सारा लाइट ब्लॉक हो गया,
राइट। अब अगर लाइट आगे पास ही नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो आपको यहाँ यहाँ और यहाँ क्या मिलना चाहिए, डार्क बैंड मिलना चाहिए, शैडो फॉर्म होनी चाहिए, डार्कनेस मिलना चाहिए, राइट। और जहाँ से लाइट पास हो रहा है वहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, वहाँ पे आपको इल्यूमिनेंस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। बट जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो ऑब्जर्वेशन मिला वो कुछ अलग ही था। वहाँ पे कोई डार्कनेस, वहाँ पे कोई शेडो या फिर इल्यूमिनेंस फॉर्म नहीं हुआ। सो वहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए था, इस ओपेक पोर्शन की वजह से डार्कनेस मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे ब्राइट बैंड मिला लाइट का। उसके नेबर में, उसके साइड में फिर डार्क बैंड मिला, फिर उसके साइड में फिर से ब्राइट बैंड मिला, अगेन डार्क बैंड, और इधर साइड में भी सेंटर में ब्राइट बैंड था, इधर डार्क, फिर इधर फिर से ब्राइट, फिर से डार्क, फिर से ब्राइट, ऐसे सेंटर में ब्राइट बैंड, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह का कुछ पैटर्न मिला। और इसी पैटर्न को कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। और आपको ये पता है जहाँ पे ब्राइट बैंड मिला होगा वहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे डार्क बैंड मिला होगा वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट तो क्या हो गया, टोटली फेल हो गया। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी लाइट की फेल हो गई। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कब सेटिस्फाई होता है, when the size of the object is very large, but if you have such kind of source where the dimension is very less, कुछ mm में dimensions होते हैं इनके, और ये दो स्लिट्स के बीच का डायमेंशन जो है वो कुछ mm में होता है, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, शैडो और इल्यूमिनेंस, बट यहाँ पे शैडो और इल्यूमिनेंस ना मिलते हुए आपको सेंटर में ब्राइट बैंड मिल रहा है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ओके, सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ शैडो एंड इल्यूमिनेंस अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, इट इज अ इंटरफेरेंस पैटर्न अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रे ऑप्टिक्स फेल हो गया। फिर क्या, रे ऑप्टिक्स इज फॉलोड ओनली इफ द सोर्स ऑफ लाइट, जिस सोर्स से लाइट एमिट हो रहा है वो अगर उसका साइज अगर बड़ा होगा तो फिर रे ऑप्टिक्स फॉलो होगा। बट इफ यू हैव सच काइंड ऑफ लाइट सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज where the dimensions are very very minute। पहला एक्सपेरिमेंट तो पिन होल्स लेके किया गया, पिन होल कंसिडर कर सकते हो, आपकी जो पिन होती है निडल, उससे अगर आप होल्ड करोगे तो वो कितना छोटा होगा, उसमें से अगर लाइट पास हो रहा होगा तो फिर इस केस में उस पिन होल का डायमेंशन कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जहाँ पे बच्चों ये कंडीशन आती है कि where the dimensions of your sources, light source is approximately equals to wavelength of light, वहाँ पे रे ऑप्टिक्स लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन काम नहीं करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है जिसे कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। और आपका शैडो इल्यूमिनेंस, आपका रे ऑप्टिक्स, आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहाँ पे फॉलो होगा, व्हेन जो सोर्स आप यूज कर रहे हो लाइट का, उसका जो साइज है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर? सो सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय यंग्स। तो बच्चों ये जो भी डिस्कशन हमने किया, ये जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू वाले डायग्राम जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में दी है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, कंडीशंस कौन सी फॉलो करनी है, सब आपको पता है। तो देखो अभी फिर से, ये हमने यूज किया प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है आपका, दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो प्राइमरी सोर्स से जो लाइट निकलेगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस थ्योरी इट विल बी इन टर्म्स ऑफ अ वेव फ्रंट, ओके। एंड इफ इट इज अ पॉइंट सोर्स, जो वेव फ्रंट एमिट होगा इट विल बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लीनियर सोर्स यूज करोगे तो प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू प्लेस दिस सोर्स, एक तो इस सोर्स को बहुत दूर रखो सो दैट लाइट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और एल्स यू कैन प्लेस दिस सोर्स एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट जो भी लाइट एमिट होगा इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे you have placed these 2 slits, so this is S1 and this is S2 which acts as a secondary sources of light। ये S1 और S2 जो है these are nothing but secondary coherent sources of light,
ठीक है, बिकॉज यू नीड अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड इन उसमें भी सब कंडीशन ये है कि जो दो कोहेरेंट सोर्सेस आपको चाहिए वो प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी चाहिए, सो दैट उनसे जो लाइट एमिट होगा इट विल हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इट विल हैव अ सेम फेज रिलेशनशिप। ओके, सो दिस आर द टू स्लिट्स। अब लाइट जैसे ही यहाँ पे रीच होगा तो ये देखो, ये जो है ये ओपेक पोर्शन है, ये पूरा ओपेक पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आगे पास नहीं होगा, मतलब लाइट से भी ये दो स्लिट्स में से आगे पास होगा, दिस इज नथिंग बट द नैरो ओपनिंग, सो दिस टू स्लिट्स विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट विच इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ पे लाइट कहाँ से आ रहा है, इस प्राइमरी सोर्स से, ठीक है। एंड इट विल बी कोहेरेंट सोर्सेस, सो ऑब्वियसली यहाँ से जो लाइट एमिट होगा इट विल हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज रिलेशन। ओके, सो आगे अगेन अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस थ्योरी, अब यहाँ से सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट एमिट होगा इट विल बी इन फॉर्म ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ये ऐसे वेवलेट्स आगे फॉर्म हो गए, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, ये ऐसे वेवलेट्स फॉर्म हो रहे हैं और ये वेवलेट्स फिर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो गए। सो डिपेंड्स कि वो कैसे इंटरफेयर हो रहे हैं, क्रेस्ट क्रेस्ट पे ओवरलैप हो रहा है, ट्रफ ट्रफ पे, या फिर क्रेस्ट ट्रफ पे, ट्रफ क्रेस्ट पे, अकॉर्डिंगली कुछ पॉइंट पे, कुछ प्लेस पे आपको ऐसा लाइट मिलेगा जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, जिसे आप डार्कनेस कह सकते हो। कुछ पॉइंट पे आपको, कुछ प्लेस पे ऐसा लाइट मिलेगा जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसे आप ब्राइटनेस कह सकते हो। मतलब कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से ये सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हो गए। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये पहले इसके लिए ड्रॉ करके रख ली क्योंकि हमारा टाइम उतना बच जाए। तो बच्चों यहाँ पे अब ये जो वेव्स है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, ऑब्वियसली लाइट ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव मींस इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, सो दिस सेकेंडरी वेवलेट्स विल हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ। सो इस डायग्राम में, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा जूम करके देखो, यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन्स रिप्रेजेंट की है इट रिप्रेजेंट क्रेस्ट, एंड जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की है, ड्रॉ की है, इट रिप्रेजेंट्स ट्रफ, ठीक है। तो अब देखो कहाँ पे कौन एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा है। जहाँ पे भी आप रेड डॉट्स देखोगे, जस्ट जूम इट आउट, जहाँ पे भी आप रेड डॉट्स देखोगे वहां पे आप देखो एक तो दो सॉलिड लाइंस ओवरलैप हुई है या फिर दो डॉटेड लाइंस ओवरलैप हुई है। अगर दो सॉलिड लाइंस ओवरलैप हुई है इसका मतलब दो क्रेस्ट ओवरलैप हो रहे हैं। अगर दो डॉटेड लाइन ओवरलैप हो रही है, सी हियर, इसका मतलब दो ट्रफ ओवरलैप हो रहे हैं। सो इफ क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विद द क्रेस्ट एंड ट्रफ इज ओवरलैपिंग विद द ट्रफ, सो ऑब्वियसली जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा वो कैसा होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ constructive interference. Okay, and where there is a constructive interference you will get the brightness, you will get the maximum intensity of light. Clear? At the same time blue dots are here, so जहाँ पे भी blue dots है वहाँ पे आप देखो एक solid line दूसरे dotted line के साथ क्रॉस हो रही है, ओवरलैप हो रही है। कोई भी blue dot देखो, ये dotted line solid line, ये solid line dotted line, see this, ये देखो solid dotted line solid line, that means एक क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ ओवरलैप हो रहा है। सो इफ क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विद द ट्रफ दैट मीन्स टू वेव्स आर इंटरफेयरिंग एंड दिस आर आउट ऑफ फेज। सो जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा वो कैसा रहेगा, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? सो अब देखो यहाँ पे अगर ये पॉइंट्स हम ज्वाइन कर दे, अगर ये पॉइंट्स हम ज्वाइन कर दे तो देखो ये ब्लू डॉट्स अगर हम ज्वाइन कर दे इस तरह से, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये, इसके बाद ये, ठीक है। सो ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज डिस्ट्रक्टिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। नाउ यू टेल मी, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड, ए मीन्स एम्पलीट्यूड कैसे होगा, मिनिमम, और वो जीरो भी हो सकता है, राइट। और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अब देखो यहाँ पे रेड डॉट्स मीन्स कंस्ट्रक्टिव, सो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें इस तरह से तो ये देखो दूसरा, ये और ये, ठीक है, इस तरह से। सो दिस रिप्रेजेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वेयर देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कैसे रहेगा, मैक्सिमम। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे आपको लाइट का ब्राइट स्पॉट मिलेगा या फिर ब्राइट बैंड मिलेगा, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे क्या मिलेगा,
डार्क बैंड या फिर डार्कनेस मिलेगा। क्लियर। सो यहाँ पे ये जो है दिस इज कंस्ट्रक्टिव 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 कंस्ट्रक्टिव, एंड ये जो है ये है आपकी स्क्रीन। दिस इज नथिंग बट दिस इज स्क्रीन, ये जो है दिस इज स्क्रीन। तो ये दोनों डायग्राम एक ही है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है। अब बच्चों ये जो स्क्रीन प्लेस की है ये इस तरह से की है हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब अगर ये स्क्रीन ऐसी है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ब्राइट बैंड, सेंटर में ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस तरह से पैटर्न आपको मिल रहा है। तो इस स्क्रीन को उठा के अगर आप ऐसे प्लेस करोगे, ये स्क्रीन अभी फिलहाल ऐसी है, ये वाली स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इसको रोटेट करके अगर आप ऐसे प्लेस करोगे तो अब यहाँ पे जो बैंड्स आपको मिलेंगे वो देखो कैसा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सेंटर में जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कैसे रहेगा, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट बैंड। हियर यू विल गेट ब्राइट बैंड, एंड वेयर देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यू विल गेट डार्क बैंड। क्लियर। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे ब्राइट बैंड मिलेगा तो इसको ब्राइटनेस है मतलब वाइट ही रखते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे आपको मिलेगा डार्क बैंड, इस तरह से। फिर से कंस्ट्रक्टिव, हियर यू विल गेट डार्क बैंड, सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव, अगेन दिस इज कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। सो सी हियर, नीचे भी ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा डार्क बैंड, दिस इज कंस्ट्रक्टिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव, सो हियर यू विल गेट अ डार्क बैंड। सो यहाँ पे ये जो है ये रेड वाला ये वाला बैंड है वो। ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये डार्क ये ब्राइट, फिर से ये हो जाएगा यहाँ पे डार्क, मतलब अल्टरनेटिवली यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। सो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, सो यू कैन कॉल इट एज अ मिनिमा। ओके, मिनिमा, ऑल दीज आर मिनिमा, एंड these are the points of maximum intensity, so you call it as a maxima, right? So such kind of interference pattern you will get on a screen where in center you will get a bright band, and alternatively you will get a dark, again bright, again dark, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। तो इस तरह से जो एक पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेरेंस पैटर्न। सो देयर इज नथिंग लाइक अ शैडो और द इल्यूमिनेंस अकॉर्डिंग टू द रे ऑप्टिक्स। हियर यू आर गेटिंग alternate dark and a bright band. This is called as a constructive and destructive interference, combinedly called as an interference pattern, first observed and first created by Thomas Young in 1801. So this is the whole description of the experimental setup. Okay, और जो कंडीशन आपको फॉलो करनी है यहाँ पे, ये जो दो स्लिट्स है S1 and S2, these are placed about some 2 mm apart. Can you imagine 2 mm मतलब कितना कम डिस्टेंस होगा। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो, ये जो स्लिट्स है S1 और S2, these are the size of पिन होल्स के साइज की ये स्लिट्स होती है। क्लियर। सो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन आपको फॉलो करनी है वो ये है, ये दो स्लिट्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होगी, और ये स्लिट और ये स्क्रीन एक दूसरे से बहुत दूर होगी। तो ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, लेट दिस बी डिनोटेड बाय कैपिटल D, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट दिस बी डिनोटेड बाय स्मॉल d. सो व्हाट इज योर अजम्पशन, योर कैपिटल D शुड बी वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल d. क्लियर। सो दिस इज अ होल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्यों कहा, क्यों दो स्लिट्स यूज़ किए, सब कुछ मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो ये तो हो गया थेरोटिकल डिस्कशन और एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं कि सेंटर में ब्राइट बैंड मिल रहा है, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, तो कौन सी मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव। सो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथ्स के बिना फिजिक्स क्या है, अधूरा है। ओके, नो दैट न्यूमेरिकल्स के लिए मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जरूरी है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला तभी डिराइव होगा जब थेरोटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले हमने थेरोटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किए, अभी उसी थियोरी को हमें मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना है। बट बिफोर दैट कुछ की पॉइंट्स है, वो की पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए तो डेरिवेशन जो है वो आपके बाय हाथ का खेल है। ठीक है। तो देखो, हमें
पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न कब फॉर्म होता है, जब लाइट वेव्स इंटरफेयर होती है। अब लाइट को पाथ डिफरेंस, अब दो लाइट वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस भी होता है, फेज डिफरेंस भी होता है। पाथ डिफरेंस इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ, फेज डिफरेंस इज रिलेटेड टू द एंगल दैट वी कॉल एज अ पाई, 2 पाई, व्हाटएवर एल्स। ओके, सो विल्स पहले कंडीशंस देख लो, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द पाथ एंड फेज डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड देन डिस्ट्रक्टिव interference. So you will get the constructive interference if the path difference delta L is equals to n lambda. पहले कहा था path difference is related to the wavelength, so lambda stands for the wavelength. यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये होती है 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। अब आप बोलोगे प्लस तो ठीक है, माइनस क्यों आया? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर में ब्राइट बैंड होता है, ऊपर डार्क नीचे भी डार्क, तो ऊपर के सारे पॉजिटिव, नीचे के सारे नंबर्स नेगेटिव, दैट्स व्हाई +-1, +-2, +-3। एंड द कंडीशन फॉर द फेज डिफरेंस ये बाद में देखते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एल ये होता है n-1/2 इंटू लैम्डा। यहाँ पे n इक्वल्स टू होता है +-1, +-2, +-3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे गलती से भी 0 मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ यू हैव टू डिसाइड द कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस, बट बिफोर दैट यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन पाथ एंड अ फेज। You know that the path difference of lambda is always corresponds to a phase difference of 2 pi. Always remember this. ठीक है, नहीं समझ में आया? ये देखो, ये वेव है आपकी, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई ओरिजिन से, ये यहाँ पे खत्म होती है 2 पाई पे, ठीक है, 360 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे होगा आपका पाई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये है, ये जो लेंथ है, इसे हम कहते हैं वेव लेंथ। सो कैन यू सी हियर, पाथ डिफरेंस ऑफ दिस लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होते करके हमें फिजिक्स समझ में नहीं आता। समझ में आया? रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्लियर? सो अगर हमें फेज डिफरेंस की कंडीशन लिखनी होगी तो हमें लैम्डा को कैसे रिप्लेस करना होगा? 2 पाई से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n इंटू 2 पाई, वेयर n की वैल्यू सेम होगी 0 +-1 +-2। क्लियर? एंड नाउ फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे n-1/2 एंड लैम्डा will be replaced by simply 2 pi. So this will be 2 pi where n की वैल्यू सेम रहेगी +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी n की वैल्यू 0, +-1, +-2 अप टू सो ऑन। क्लियर? So these are the conditions for the path difference and phase difference for constructive and destructive interference respectively. Remember this conditions. ये condition अगर आपने समझ ली तो अब आगे का डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। ओके, अगेन यू नीड टू यूज द सेम डायग्राम बट जस्ट इन अ सिंप्लीफाइड वे। ओके, सो दिस इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट सोर्स निकलेगा, ये 2 स्लिट्स है विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट। ओके, ये डिस्टेंस जो है दोनों स्लिट्स में का इट इज वेरी लेस। ये जो d है इट इज इन द रेंज ऑफ सम 2 mm एंड यू नो दैट 2 mm डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस slit and a screen. And you have to consider that this capital D is very greater as compared to small d. Okay? अब क्या करना है हमें? देखो मैथमेटिकल फॉर्मूले डिराइव करने हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ पे एक स्मॉल एडजस्टमेंट करते हैं। इस S1 से स्क्रीन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं S1 डैश, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं S2 डैश। क्लियर? ये जो पॉइंट है ऑन द स्क्रीन, लेट दिस बी O डैश and let this point be O. Okay, now this total distance is D. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S डैश O डैश के बीच का ये हो जाएगा D/2 और ये भी D/2। ठीक है, क्लियर? नाउ सी दिस 2 सोर्सेस ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट सोर्स निकलेगा, इस 2 स्लिट्स से पास होगा, इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, राइट? सो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, यहाँ से ये लाइट यहाँ रीच होने को और यहाँ से ये लाइट पॉइंट O डैश पे रीच होने को जो टाइम है वो सेम लगेगा। मीन्स बोथ द लाइट वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 आर कवरिंग द सेम पाथ टू रीच एट पॉइंट O डैश। सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है? 0। और पाथ डिफरेंस 0 होने के वजह से पॉइंट O डैश जो है, पॉइंट O डैश
it is a point, it is, you can say it is a center, it is a center of interference pattern. Okay, and as the path difference is 0, you can say that यहाँ पे जो आपको interference मिलेगा it will be constructive. So this point O dash is a point of brightness. Okay, brightness means bright band आपको center में मिलेगा. तो ये हो गया central region. अब इधर भी और इधर भी आपको symmetrical bands मिलेंगे. ठीक है. So यहाँ पे हम एक point लेते हैं स्क्रीन के ऊपर. Let this point be P which is at a distance y. ये point जो है suppose O dash से y distance पे है. क्लियर. सो अब पॉइंट P पे, पॉइंट O पे लाइट वेव्स रीच करने के लिए सेम टाइम ले रहे थे, उनका पाथ डिफरेंस 0 था. ठीक है, दैट्स व्हाई दैट वाज द सेंटर ऑफ योर इंटरफेरेंस पैटर्न. नाउ इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट P, लाइट वेव्स जो है वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेंगे. तो ये पाथ हो जाएगा S1P और ये पाथ हो जाएगा S2P. तो पॉइंट P पे आपको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइट वेव्स S1P एंड S2P. अगर अब इसकी पाथ लेंथ S1P है और इसकी S2P है तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, S2P ग्रेटर माइनस स्मॉलर. सो इट विल बी S2P माइनस S1P. तो ये पाथ डिफरेंस आपको निकालना है और इस पाथ डिफरेंस को आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है उसके साथ इक्वेट करना है. सो अकॉर्डिंगली आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस मिल जाएगी. ठीक है, तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी. व्हाट आई सेड, you need to determine the path difference between S1P and S2P, these two light waves to reach at point P. and you can see here, यहाँ पे रीच होने के लिए दोनों सेम पाथ फॉलो कर रहे थे, पाथ डिफरेंस 0 था. बट यहाँ पे ये शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस इज देयर. सो डिफरेंस इज दिस ग्रेटर माइनस स्मॉल S2P माइनस S1P, ये हमें निकालना है. सो अकॉर्डिंगली हमें इस डेरिवेशन के साथ प्रोसीड करना है और डायग्राम को यूज करना है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, एक S2P और एक S1P. आपका एम ये है कि आपको ये निकालना है पाथ डिफरेंस of between two waves to reach at point P. Okay, so first of all we'll consider triangle S1 dash P. So in S1 dash P, if we'll use a theorem of Pythagoras, then I can write S1P square is equals to, क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस साइड स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड. ये साइड कितनी है S1, ये S1 डैश और ये डिस्टेंस मतलब ये कितना है D. सो आई कैन राइट हियर D स्क्वायर प्लस, अब ये साइड कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता बट ये टोटल डिस्टेंस हमें दिया है y और ये है D/2. तो ये कितना हो जाएगा, दिस कंप्लीट y माइनस दिस D/2, राइट. सो आई कैन राइट दिस एज y माइनस D/2 होल स्क्वायर. ओके, सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल S2 dash P, अगेन यूज द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस. सो हाइपोटेनस स्क्वायर, व्हाट इज दैट, S2P होल स्क्वायर इक्वल्स टू square of this side plus this side. So this side is again S2 dash which is nothing but capital D. So this is D square plus, अब ये कितना है टोटल S2 dash P, ये इतना y है और ये इतना D/2 है, तो ये टोटल हो जाएगा y प्लस D/2. सो दिस इज y प्लस D/2 का होल स्क्वायर. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. बच्चों आपका एम ये है कि आपको S2P माइनस S1P निकालना है. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं. सो इफ आई राइट इट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर. तो ये माइनस ये करना होगा, ये कितना है D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस दिस वन, व्हाट इज दैट, D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर. ओके, सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है. अब इसे सॉल्व करो. दिस इज D स्क्वायर प्लस, now this is a plus b whole square, so I can write it as y square plus 2 times of y
d/2 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा d²/4, ओके, माइनस, अब इधर इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा d² प्लस, ठीक है, इसका a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांशन क्या हो जाएगा y² माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y d/2 प्लस d²/4, ठीक है। सो नाउ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा y इंटू डी प्लस दिस इज d²/4 माइनस दिस इज d² माइनस दिस इज y², ये 2 कैंसिल, सो माइनस माइनस विल बी प्लस y इंटू डी माइनस प्लस विल बी माइनस d²/4। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, प्लस d² माइनस d² प्लस y² माइनस y² प्लस d²/4 माइनस d²/5, मतलब बहुत ही आसान हो गया। तो ये हो गया, ये काय की वैल्यू है आपकी s2p का होल स्क्वायर माइनस s1p का होल स्क्वायर, करेक्ट। सो नाउ दिस इज लुकिंग लाइक a² माइनस b², सो यू कैन राइट इट एज a प्लस b इंटू a माइनस b, सो आई कैन राइट इट एज s2p माइनस s1p, दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब क्या हो जाएगा s2p a plus b and this is a minus b is equals to, now here yd plus yd, बाकी तो सब जीरो हो गया, कैंसिल हो गया, so this will be 2 times of yd। हमारा एम क्या था, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 लाइट वेव्स टू रीच एट पॉइंट p, मतलब हमें निकालना है s2p माइनस s1p, राइट। सो s2p माइनस s1p की टर्म हमारे पास है, इसको लेफ्ट साइड रखते हैं, इसको राइट साइड ले जाओ, मतलब आपको ये पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। सो s2p माइनस s1p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ yd अपॉन, ये टर्म नीचे आ जाएगी s2p प्लस s1p, ओके। नाउ लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, दैट इज 3, क्लियर। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे का देखते हैं। सो बच्चों while doing this we have assumed the thing, क्या assume किया है हमने कि ये जो कैपिटल D है this is very very greater as compared to small d and y, ये y और ये small d के कंपैरिजन में ये कैपिटल D बहुत बड़ा है, बट डायग्राम में हमारा y बड़ा हो गया d से, ठीक है। बड़ी assumption आपको फॉलो करना है कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू d and y, क्लियर। सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस कंडीशन देन फ्रॉम फिगर S1p and S2p you can consider approximately equals to capital D। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस, तो ये S1p और S2p को आप कैपिटल D कंसिडर कर सकते हो। एंड इफ दिस इज अ केस देन टेल मी S2p प्लस S1p कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू D है, सो ये D प्लस D कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ D। So if you'll use this condition in equation 3, so 3 implies S2p minus S1p equals to 2 times of yd upon 2 times of d. So this 2 will get cancelled and you will get especially finally path difference जो है, path difference between 2 light waves, between 2 light waves to reach at point P, to reach at point P कितना हो जाएगा, मतलब द पाथ डिफरेंस, वी डिनोट द पाथ डिफरेंस बाय डेल्टा एल, सो डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना है S2p माइनस S1p, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया जो मैंने कहा था, अब आपको क्या करना है, इस पाथ डिफरेंस को आपकी जो कंडीशंस थी पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसके साथ इक्वेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। सो यू नो दैट फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होता है n लैम्डा, वेयर n इक्वल्स टू होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। सो ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन अगर हम इस
इक्वेशन 4 के साथ इक्वेट करें डेल्टा एल, सो जस्ट इक्वेट द राइट हैंड साइड, यू विल गेट y टाइम्स ऑफ d अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्डा. ओके, सो इन जनरल यू आर टेकिंग where n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है, बट इन जनरल इफ यू आर टेकिंग n, so we will replace this y by yn, where yn is the position of nth bright fringe. ब्राइट फ्रिंज क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. सो विल रिप्लेस दिस y by yn, where yn is the position of nth bright fringe. क्लियर? सो फ्रॉम दिस इक्वेशन yn की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखो, इट विल बी n लैम्डा कैपिटल D, ये कैपिटल D ऊपर जाएगा एंड दिस इज स्मॉल d. So this is the position of your nth bright fringe where you will get the obviously constructive interference. Let this be equation number 5. अभी आपको ये nth bright fringe की पोजीशन है. अगर आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी पुट करो? 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन D. अगर आपको सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है तो n की वैल्यू 2 पुट करो, so y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन D. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज. अब हम कंसिडर करते हैं दूसरी केस जहाँ पे वी विल कंसिडर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P. ठीक है, सो यू नो द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आपको पता है कितना होता है? डेल्टा एल इक्वल्स टू होता है n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा. सो अगेन इफ यू इक्वेट दिस कंडीशन विथ दिस, ओके, सो यू विल गेट y टाइम्स ऑफ d अपॉन d इक्वल्स टू n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा. बट इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउ nth position of nth bright dark fringe, because we are talking about the destructive interference. तो अभी यहाँ पे डार्क फ्रिंज की बात होगी. सो y will be replaced by yn, because यहाँ पे इन जनरल n ले रहे हैं तो आपको nth डार्क फ्रिंज की कंडीशन लेना है. सो स्पेसिफिकली yn की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? ये n माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल D और नीचे आ जाएगा स्मॉल d. ओके, let this be next equation number 6. So equation 6 gives you the position for nth dark fringe and this equation gives you the position of nth bright fringe. अगर आपको अभी फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालनी है तो यहाँ पे n की वैल्यू, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है? n की वैल्यू होती है +-1, +-2, +-3 and up to so on. So if you want to determine the position of first dark fringe, just substitute the value of n equals to 1. So you will get that. Okay. So accordingly, you will get the entire interference pattern consists of nth bright and dark fringes. Clear? So this is the mathematical interpretation for the constructive and destructive interference that you will get at point P. So these are the equations for the position of nth bright and dark fringe. Clear? आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रिंज विड्थ का. तो ये भी जो भी आपको डार्क और ब्राइट बैंड्स मिल रहे हैं, इन बैंड्स को आप विड फ्रिंज भी कह सकते हो. ठीक है. सो जहाँ पे डार्क बैंड मिलेगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहाँ पे ब्राइट बैंड मिलेगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. ठीक है. सो दिस बैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रिंजेस और उनकी जो विड्थ होगी ये विड्थ, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रिंज विड्थ. क्लियर? सो फ्रिंज विड्थ को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ. करेक्ट है? देखो ये यहाँ पे ये है ब्राइट फ्रिंज, ये है ब्राइट फ्रिंज. तो ये दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द फ्रिंज विड्थ. या फिर ये है डार्क फ्रिंज, ये है दूसरी सक्सेसिव डार्क फ्रिंज, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फ्रिंज विड्थ. क्लियर? अब फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होगा? सो इस फ्रिंज विड्थ को हम सपोज W से डिनोट करेंगे. ठीक है. तो अगर आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट, सपोज ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दो ब्राइट फ्रिंज है, इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए तो भी तभी आप उनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे. तो अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इन जनरल nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होती है ये. राइट? सो इस पे से अगर हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करें, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी.
मतलब y1 इक्वल्स टू कितना आएगा, सिंपली लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एंड दो सक्सेसिव लेनी है, मतलब फर्स्ट के बाद थर्ड नहीं, फर्स्ट के बाद सेकेंड। सो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। सो यहाँ पे 2 पुट करो, लैम्डा 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा d अपॉन t, राइट। इसे 1 कहो, इसे 2 कहो। सो दिस आर द पोजिशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अभी फ्रिंज विड्थ निकालनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज। तो ये हमने दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज लिख के रखी है, इनकी पोजिशंस है, तो इनका डिस्टेंस मतलब ही w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, राइट, मीन्स y2 माइनस y1। सो y2 इज योर 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा d अपॉन d माइनस दिस इज योर लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। तो इसमें से आप लैम्डा d अपॉन d को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 1 बचेगा, राइट। सो 2 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 1। सो सिंपली यू विल गेट फ्रिंज विड्थ w is equals to lambda d upon d. So this is the formula of fringe width for which friend, bright fringe, right. Similarly अगर आप यहाँ पे दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज लो, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज और उनके बीच का भी अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। सो इससे क्या क्लियर होता है, फ्रिंज विड्थ ऑफ बोथ dark as well as bright fringe is same, and what is that, w is equals to lambda capital D upon small d, क्लियर। सो ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। ब्राइट फ्रिंज हो डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज विड्थ इतनी ही होगी, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपका होगा वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। वीडियो बहुत लेंदी हुआ, बट ये सब कुछ एक ही वीडियो में बताना ज़रूरी था। अगर इसके हम 2 पोर्शन करते तो आपको एक कंटिन्यूटी आपकी डिस्टर्ब हो जाती, ठीक है। सो प्रिपेयर दिस, 2 से 3 बार देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थियरी से स्टार्ट किया था, डेरिवेशन पे एंड किया, बीच में सब कुछ डिस्कस किया है। कोई कॉन्सेप्ट छूटा होगा तो आप मेंशन करो, इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा तो बिल्कुल बताओ, ओके। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो विद दैट यंग्स डबल स्लिट experiment is over. In the next class we'll see the next point regarding interference. So till then, stay studious, stay curious. Thank you.